हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो तैयार हैं आप अपने एटलस के साथ और मैप्स के साथ इंपॉर्टेंट जगहों को मार्क करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर। ये असल में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां पर इंडिया को हमेशा से खतरा रहा है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर किसी बाहर की आर्मी ने अटैक किया तो उसको कट ऑफ कर सकता है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को। तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है। द कॉरिडोर इज बॉर्डर्ड विद नेपाल टू द नॉर्थ एंड बांग्लादेश टू द साउथ। द महानंदा रिवर फ्लोज थ्रू द कॉरिडोर। इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? अब हमें अक्सर पता होता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑब्वियसली सिलीगुड़ी में है, लेकिन उसके आसपास की जो रिवर्स हैं या वहाँ मेजरली दो रिवर्स बहती हैं और उनके नॉर्थ या साउथ में क्या है, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? एक बार मुझे बताइए आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपका। उससे पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, पर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम के बारे में। न्यूज आई थी रिसेंटली। गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। द पैनामा कनाल कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको विद द पैसिफिक ओशन। अब याद रखिए पैनामा कनाल ये किन दो एरियाज को कनेक्ट करती है? पैनामा से आपको एक और याद आ रहा होगा, स्वेज कनाल। देन यूकाटन पेनिनसुला सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम द कैरेबियन सी। अब यूकाटन पेनिनसुला कहां पर है? क्या आपको याद है लोकेशन? जरा सोचिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। और आइए अब डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या बात करता था किस चीज के बारे में? चिकन नेक के बारे में। तो ये वो लोकेशन है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की खास बात ये है कि अगर आप इसके सबसे नैरो पॉइंट पे जाते हो, यहाँ जो नैरो पॉइंट है इस पर जाते हो, तो केवल ये एक पॉइंट ऑफ टाइम भी 22 किलोमीटर ही चौड़ाई यहाँ रह जाती है। तो कोई भी इजीली आकर इसको, अगर कोई आर्मी एंटर कर जाए चाइना से या बांग्लादेश से, तो इसको इजीली कनकर कर सकती है। इससे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो डोकलाम में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो चुंबी वैली का आसपास का रीजन है, यहीं पर डोकलाम का रीजन है, जहां पर चाइनीज फोर्सेस ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना को वहां जाना पड़ा था और इसे फिर रोका गया था। तो इसीलिए डोकलाम में भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसी कारण हो गया था क्योंकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास की लोकेशन थी और चाइना वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा था चुंबी वैली में। तो डोकलाम की बात हो या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो या चिकन नेक की बात हो, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। प्लस तो आप देखिए कि यहाँ सिक्किम है, एक टाइम में तो सिक्किम इंडिया का पार्ट भी नहीं था, तो बस इतनी सी जगह थी और नीचे पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो 1971 में बना है, तो इधर भी पाकिस्तान है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, यहाँ तक चाइना पहुंचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इलाका हुआ करता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, इसलिए भारत के लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ये रहा है और इसीलिए इसको देखा जाता है कि सबसे स्ट्रैटेजिक कोई पॉइंट है तो यही है। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया में से एक है ईस्टर्न इंडिया का, और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के बाकी इलाकों से जोड़ता है और उसकी रखवाली का काम सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को दिया गया है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। 22 किलोमीटर की चौड़ाई होती है इसके नैरोएस्ट पॉइंट पर, यानी सबसे नैरो जगह जो है वहां पर। ये अगर आप देखो दो रिवर से जो यहाँ से गुजरती है वो है तीस्ता। अगेन बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद है तीस्ता को लेकर, जो वो चाहते हैं कि और पानी उनको दिया जाए। दूसरा महानंदा भी यहीं से गुजरती है, तो महानंदा और तीस्ता दोनों यहाँ से गुजरती है। दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट थे और क्योंकि हमारे लिए बहुत स्ट्रेटजिक है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को लेकर, और प्लस इवन साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको ट्रेड करना है तो इस लैंड कॉरिडोर से बहुत सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके लिए इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे है, जो आप कहीं भूल तो नहीं गए। गल्फ स्ट्रीम की बात हो रही है, पैनामा कनाल की बात हो रही है, यूकाटन पेनिनसुला की बात हो रही है। तो पहला है गल्फ स्ट्रीम ऑरिजिनेट्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ स्ट्रीम को आप देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल यहीं से ओरिजिनेट करता है ये। दूसरा पैनामा कनाल को हम देखें तो दो एरियाज को जोड़ती है। वर्ल्ड मैप में देखो यहाँ और यहाँ, इधर है कैरेबियन सी, इधर है पैसिफिक ओशन, तो इन दोनों को जोड़ने का काम पैनामा कनाल करती है। यूकाटन पेनिनसुला, ये जो मैक्सिकन पेनिनसुला है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, इसे कहते हैं यूकाटन पेनिनसुला। इसमें ग्वाटेमाला का कुछ रीजन है, बेलिजे का कुछ रीजन है और मैक्सिको का कुछ रीजन है। तो किन किन देशों की बाउंड्री इस यूकाटन पेनिनसुला में है और कहाँ इसकी बाउंड्री लगती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। पैनामा कनाल आपको पता ही है क्यों बनाई गई थी। पैनामा स्टेट में यहाँ पे कनाल बनाई गई ताकि जो अमेरिकन पोर्ट्स उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए और यहाँ से इजीली आप अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में एंटर कर पाओ। तो ये कैरेबियन से आप पैसिफिक ओशन में इजीली एंटर कर पाओ। तो इसका आंसर यही होगा कि जो स्टेटमेंट 1 था वो करेक्ट था बिल्कुल। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से। एक ओशन करंट है जो हम इस मैप में देख रहे हैं, इट इज ओशन करंट जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलेगी। यहाँ पर यूकाटन पेनिनसुला है। कौन सा यहाँ यूकाटन पेनिनसुला है भाई, बताओ जरा? ये वाला है या ये वाला है? कौन सा है? पैनामा कनाल कहाँ पर है? यहाँ पर है या यहाँ पर है?
वही सारा खेल है ये पहचानने का कि पनामा कनाल कहाँ है। ठीक है, ये आप देख रहे हो पनामा कनाल कहाँ है, इधर है। तो युकाटन पेनिनसुला कौन सा है, ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ हल्का सा युकाटन पेनिनसुला निकला हुआ है। नीचे यहाँ इसके पास जो आपको एक कर्व सा दिखता है, ये होंडुरास का रीजन है। तो कौन सी कंट्रीज वहां लगती है ये भी आपको पता होना चाहिए। युकाटन पेनिनसुला जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से अलग करता है, इसको भी देखते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से अलग करता है। कैरेबियन सी इधर वाला रीजन है तो इसको इससे अलग कर रहा है, तो ये उसका बैरियर सा हो गया ये। ठीक, तो ये बैरियर्स कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या इसका रोल है, आई होप अब क्लियर हो गया आइडिया आपको। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अगर आप देखो सबसे पहले कब आता है, स्पेनिश एक्सप्लोरर ने शुरू किया। ये एक ओशन बेसिन है अटलांटिक ओशन के पास, इसे अमेरिका का मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। तो अगर आप देखो ना मैक्सिको के रीजन को, तो ये वो इलाका है, देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पर आपका युकाटन पेनिनसुला है, इधर ग्वाटेमाला, इधर बेलिजे, ये पूरा मैक्सिको का पार्ट आता है। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ डीपेस्ट पॉइंट जो है तो वो है सिप्सबी डीप। जैसे सिप्सबी प्लेन है वैसे सिप्सबी डीप है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ का, जो यहाँ का ट्रेंच है ये। तो ये लोकेशन कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए युकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप में कहाँ पर है, वैसे अमेरिका में युकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है, किन जगहों को अलग अलग कर रहा है ये। तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको को ये युकाटन चैनल है, यहाँ से किसको अलग करेगा, ये रीजन कौन सा है, इधर आपका कैरिबियंस का रीजन है। तो इस तरह डिफरेंस किन किन रीजन्स को कौन कौन से रीजन अलग कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जहां यूएन की माइग्रेशन एजेंसी ने बोला है कि सीरिया में उन्हें और असिस्टेंस की जरूरत है और एड की जरूरत है। 30 मिलियन से 73.2 मिलियन की उन्होंने अपील की, इसको बढ़ा दिया है क्योंकि लगभग 1 मिलियन लोग जो है सीरिया में अगले 6 महीने में उनको परेशानी होने वाली है। अब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सीरिया में रिसेंटली जो उनके रूलर थे असद, उनको हराया था किसने, एचटीएस ने, जो एक मिलिटेंट ग्रुप था। इसने सीरिया में जो गवर्नमेंट थी किसकी, असद की, उनको हराकर कब्जा जमा लिया। हय्यत तहरीर अल शम जिस ग्रुप का नाम था, जो पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जानी जाती थी, जो कभी अलकायदा का पार्ट थी, उससे पहले आईसिस का पार्ट थी, फिर पहले आईसिस से टूट के अलग हुई, फिर अलकायदा से टूट के अलग हुई और अपना ग्रुप बनाया एचटीएस। अल जबोनी इसके लीडर हैं और इन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी सीरिया में, सीरिया के रूलर असद के खिलाफ, और फिर उनको हरा दिया। तो सीरिया की ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर टर्की है, तुर्की जिसे हम कहते हैं, इधर इराक है, इधर आपको दिख रहा होगा जॉर्डन का रीजन है, यहाँ पर लेबनन है, और इनकी बाउंड्री यहाँ ये वाइट वाला हिस्सा कौन सा है, ये है गोलन हाइट्स, जिसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। लेकिन ये हिस्सा पहले किसका था, सीरिया का था। ओरिजिनली ये सीरिया की ही ज़मीन है, लेकिन इसके ऊपर कब्जा इजराइल ने कर रखा है क्योंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उपयुक्त भूमि है ये है वो इलाका गोलन हाइट्स का। ये है लेबनन। अब लेबनन और इजराइल के बीच में विवाद हमने डिस्कस किया था, जहाँ हमने बात करी थी एक सीज फायर लाइन बनाई गई थी, ब्लू लाइन, लिटानी रिवर, ये यहाँ पर है। यूएन का कौन सा रेजोल्यूशन है जो लेबनन में काम करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेबनन में हिजबुल्लाह एक्टिव है। सीरिया में कौन कौन एक्टिव है, किसने कब्जा किया, अभी किसने हराया, एचटीएस, इस ग्रुप ने हराया है सीरिया की गवर्नमेंट को। इसके अलावा इधर जो सीरिया का रीजन है, इस साइड वाला, यहाँ पर कुर्दिश लोग रहते हैं, कुर्द, और इनकी अपनी फोर्स है जिनका कंट्रोल यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड एज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इनके साथ टर्की की भी लड़ाई है, इनके साथ एक और ग्रुप की लड़ाई है, किसकी लड़ाई है, एचटीएस की। डिटेल में इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे, सीरिया को आप सर्च करेंगे तो वहां हमने डिटेल में इसके बारे में बात की हुई है। तो अगर आप टर्की के आसपास का मैप देखो सीरिया का, तो सीरिया की आप ज्योग्राफी अगर वो देखो, ये मैं अगर सीरिया बोलूँ तो कहाँ पर कौन कौन सा देश है, इसके इधर इराक है, इधर जॉर्डन है, ठीक है, इधर इसके इजराइल है, यहाँ पर लेबनन है, इधर मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा पूरा का पूरा, ऊपर इसके टर्की है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हो। अच्छा, किन किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री लगती है। ये जो डार्क ब्लैक में रीजन देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इलाका भी एचटीएस के कब्जे में आ चुका है। उन्होंने यहाँ पर सीरिया की सरकार को हरा दिया है। और ये जो एरिया है, ये ब्लू वाला, ये अभी भी कुर्दिश फोर्सेस हैं, एसडीएफ, उनके कब्जे में है। ये पूरा इलाका ब्लैक वाला सारा का सारा अब कंट्रोल में आ चुका है किसके, ये पूरा जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट शहर डेमेस्कस, होम्स, हामा, इदलिब, अलेप्पो, अफरीन, ये सारे के सारे इलाके अब एचटीएस के कंट्रोल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत से रिफ्यूजीज जो हैं तुर्की में थे पहले, यहाँ से भाग के, जब यहाँ पर कंट्रोल हुआ करता था असद का, तो बहुत से रिफ्यूजीज थे जो यहाँ से भाग कर तुर्की गए थे, क्योंकि जो असद थे वो असल में एक शिया मुस्लिम थे। तो यहाँ जो सुन्नी ग्रुप्स थे वो काफ़ी परेशान थे उनसे, तो वो लोग यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ तुर्की में जाके रिफ्यूज लेके रहते थे। तो जब दोबारा एचटीएस का कंट्रोल आया तो अब कहा यह जा रहा है कुछ रिफ्यूजीज वहाँ से वापस शायद सीरिया की तरफ आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि एचटीएस की इस जीत के बाद यहाँ पे कई सारे शिया जो लोग हैं वो शायद अब बाहर की तरफ भागेंगे, कहीं और रिफ्यूज लेने जाएंगे।
जो असद की गवर्नमेंट थी, इनको हमेशा ईरान सपोर्ट करता था क्योंकि ईरान खुद एक शिया कंट्री है। तो यहाँ एक अलग अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, रिफ्यूजीज का आना जाना, काफ़ी दिक्कतें यहाँ बढ़ेंगी। और उल्टा इधर की तरफ देखो तो यहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं, इनके ऊपर भी टर्की से हमले हो रहे हैं, एसटीएस इनके ऊपर भी हमले कर रही है, जिनके पास राका, तब अयद और जैसे देर अलजोर जैसा इलाका है जो बहुत प्रोमिनेंट, पहले आपको याद होगा यहाँ पर आइसिस बहुत कब्जा करके रखता था, जिसको कुर्दिश फोर्सेस ने हराया था। तो कुर्द की फोर्सेस का नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एसडीएफ, जो यहाँ पर कंट्रोल किए हुए। इधर है एचटीएस, और इन्होंने हराया किसको है, तो सीरिया के असद की गवर्नमेंट को। तो ये बेसिक मैपिंग है जो आपको आई थिंक पता ही होगा। इनमें इंपॉर्टेंट शहर अगर आप पूछा जाए, इदलिब कहाँ पर है, अलेप्पो कहाँ पर है, किसका कंट्रोल है इसमें, तो सीरियन गवर्नमेंट का पहले कंट्रोल था। हामा, होम्स, दमस्कस जो इनकी राजधानी है, इन सभी रीजन्स पे अब कंट्रोल किसका आ चुका है, एचटीएस का। और ये जो इलाका है ये डार्क ब्लू में शेडेड, दैट दिस इज गोलन हाइट्स। ठीक, आई होप अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी आपको किस किस जगह हम बातें कर रहे हैं। तो सीरिया की अगर मैं आपको पूछूं क्या कहानी है, तो 1,25,000 रेफ्यूजी अब सीरिया में वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे, क्योंकि वहां पर असद को हटाया जा चुका है, और असद का जब रूल था तो कई सारे जो वहां पे सुन्नी लोग थे वो रिफ्यूजी बनकर कहाँ चले गए थे, ऊपर टर्की में पनाह लेने चले गए थे। तो जो यहाँ पर दोबारा वापस आए हैं लौट के, इस उम्मीद में कि भाई असद की हार हो चुकी है, अब हम यहाँ पे आराम से रहेंगे, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सीरिया की लोकेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो इस तरफ इसके मेडिटेरेनियन सी है, टर्की ऊपर नॉर्थ में, ईरान ईस्ट साउथ ईस्ट में, जॉर्डन साउथ में, इजराइल और लेबनान साउथ वेस्ट में। तो आपको याद रहेगा नाम, हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैपिंग की प्रैक्टिस भी कर ली। इंपॉर्टेंट शहर डेमस्कस है जिसके पास रिवर बरादा है, होम्स कहाँ पर है, अलेप्पो कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में जाना, एंटी लेबनान कहाँ पर है, माउंटेन रेंजेस, अल अंसरिया माउंटेन्स है, यूफ्रेटिस, टिग्रिस और ऑरेंटिस यहाँ की मेजर रिवर्स है जो यहाँ बहती है। हम इससे पहले भी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी सीरिया की लोकेशन, सीरिया की जगहों के बारे में। आगे बात करते हैं, और जो हमने गल्फ का ये पूरा रीजन पढ़ा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके आसपास की बॉर्डरिंग इलाकों को भी थोड़ा हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर कौन सी मेजर रिवर्स बहती हैं, क्या कहानी है। तो यूकाटन पेनिनसुला हम समझ गए, यूकाटन चैनल हम समझ गए, कैरेबियंस कहाँ पर है वो हम समझ गए, गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ डिफरेंस समझ गए। इसके आसपास कौन सी जगहों की बाउंड्रीज हैं, क्या ज्योग्राफी है, ये जानना भी जरूरी है। तो एक तरफ तो यूएस आ जाएगा, और इधर मैक्सिकन स्टेट्स आ जाएंगे, और साउथ वेस्ट में क्यूबा, यहाँ देखो यहाँ क्यूबा है, इधर अमेरिकन जो इंपॉर्टेंट शहर है वो आ गए, मिसिसिपी रिवर इंपॉर्टेंट वाली यहाँ आपको बहती दिख रही है, ह्यूस्टन का शहर आप देख लो। तो इंपॉर्टेंट न्यू ऑर्लियंस ये यहाँ पर है जहाँ पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। तो ये ऐसी कोस्ट है जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट है, तो इसलिए इस जगह को, इसके आसपास के रीजन को हमें जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अटैक्स है उसके कारण भी इसे थर्ड कोस्ट भी कहते हैं यूएस का। एक तो अटलांटिक में है और एक पनामा में है, सॉरी अटलांटिक, पैसिफिक, और तीसरा फ्रंट ये है। देखो यूएसए का एक फ्रंट इस छोटे मैप में देखो, एक फ्रंट तो यहाँ इनका कोस्ट है, पहला कोस्ट, दूसरा कोस्ट इधर वाला हुआ, और ये थर्ड कोस्ट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में पड़ता है, जहाँ पर आपको ह्यूस्टन और न्यू ओरियल्स जैसे इलाके हैं, जहाँ पर आपको मिसिसिपी रिवर भी बहती है। थर्ड कोस्ट इसलिए इसे कहते हैं कि अमेरिका की थर्ड कोस्ट की तरह है ये। तो ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के साथ अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, कैरेबियन सी को यूकाटन चैनल से जोड़ता है, मैक्सिको क्यूबा को। इसमें मिसिसिपी, रियो ग्रांडे और मोबाइल रिवर बहती है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लावर गार्डन बैंक्स। यहाँ एक बड़े कोरल रीफ्स हैं जिनको कहते हैं फ्लावर गार्डन बैंक्स। फ्लावर गार्डन बैंक्स यानी एक जो ये इलाका यहाँ पर रीफ आसपास जो आपको देखने को मिलते हैं कोरल रीफ्स, उनके केस में कहानी है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग शेल्फ दिखाई देंगे, ईस्ट मैक्सिको शेल्फ, टेक्सास लुजियाना शेल्फ, वेस्ट फ्लोरिडा शेल्फ। हालांकि इतनी डिटेल में हमें नहीं पढ़ना चीज़ों को, बट अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा के आप पूछूं कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आप पहचान लोगे। यूकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है वो आप पहचान लोगे। कैरेबियन के साथ कौन किसको जोड़ता है, यूकाटन चैनल कहाँ पर है वो आप बता सकते हो मुझे। आप पैनामा कनाल मुझे बता सकते हो। आप मुझे अब ये भी बता सकते हो कि जो ईजी एक वाटर की हम बात करते हैं, एक जो स्ट्रीम की बात करते हैं, गल्फ स्ट्रीम यहाँ मिडल ईस्ट में नहीं बहती, गल्फ स्ट्रीम यहाँ से बहती है, किस दिशा में जाती है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है। फिर आप मुझे अब बता सकते हो कि चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ पर है, उसके नॉर्थ साउथ में क्या चीज़ें हैं, सीरिया कहाँ पर है, सीरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या सीरिया मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर करती है या नहीं। तो ये मैप्स के थ्रू ही हो पाएगा। देन तिब्बत में एक अर्थक्वेक आया जिसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ा। तो तिब्बत में जो तिंगरी कंट्री है सिंगस्तीन रीजन की, वहाँ पर ये एक अर्थक्वेक आया था। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी। ये तिब्बत का रीजन है जहाँ पर बहुत भयंकर ये एक भूकंप आया था जिसका प्रभाव इंडिया के भी अलग अलग राज्यों में देखा गया था, नेपाल भूटान समेत। 7.7 रिक्टर स्केल पे भी यहाँ 1951 में एक बार
आ चुका है अर्थक्वेक। बहुत पावरफुल अर्थक्वेक था। कहाँ पर? सिंगसे में। यहाँ पर लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। ये जो यहाँ पर तिब्बत का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तिब्बत के 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर्स होते हैं, एक दलाई लामा और दूसरे होते हैं पांचन लामा। अगला दलाई लामा जब चुना जाएगा तो उसमें पांचन लामा का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखो होता ये, जैसे अभी दलाई लामा है वो अपने जीवन काल में एक पेंचन लामा को चुनेंगे, तो जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु होने वाली होगी या जब अगले दलाई लामा को चुनना होगा तो पेंचन लामा बड़ा रोल निभाते हैं अगले दलाई लामा को चुनने में भी। लेकिन हुआ क्या, जब इन दलाई लामा ने अपने पंचन लामा को चुना, जो 6 साल का बच्चा था, उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के कंट्रोल में ले लिया, उसको कब्जे में रख के उसको नजरबंद कर दिया। वो कहाँ है पता नहीं, और खुद का अपना एक ऑफिशियल पेंचन लामा डिक्लेयर कर दिया, जिसको तिब्बत के लोग कहते हैं कि फेक पेंचन लामा है, असली पेंचन लामा नहीं है। तो अब समस्या यही है कि जो असली पेंचन लामा है वो कहाँ है किसी को पता नहीं, क्योंकि वो कहा जाता है कि अवतारी पुरुष होता है एक तरह से, तो बच्चा एक अवतार था। वो पेंचन लामा का पता नहीं है, उसको चाइना की गवर्नमेंट ने पता नहीं कहाँ कंट्रोल करके कहाँ छुपा के रखा है। और दलाई लामा के साथ समस्या ये है कि अब उनको पता नहीं कि असली पेंचन लामा कौन है, और ये नकली पेंचन लामा यहाँ पर इन्होंने जमा कर रखा है, खड़ा कर रखा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर उभरती दिख रही है। तो यहाँ से अगर पूछे कि तिंगरी काउंटी, तिंगरी रीजन वो है जो माउंट एवरेस्ट के बहुत पास है। अगर आप माउंट एवरेस्ट देखोगे ना यहाँ पर है, तो उसके पास रीजन में तिंगरी रीजन आता है, तो इसलिए तिंगरी को कहते हैं इट्स लाइक अ गेटवे टू माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास वाले इलाके में भी इतनी बड़ी जो ये त्रासदी हुई है, तो इसको कह सकते हैं कि बड़ी समस्या है ये। अगर यहाँ पर और ऐसे भूकंप आते हैं तो यहाँ हमें पता लगा सिंगजे रीजन कहाँ पर है, तिगरी कहाँ पर है। और अगला टॉपिक फिर इंडिया के पास आता है। ग्रेट निकोबार में एक हाई एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया ने ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। लगभग 72,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट है। अब पहली बात, आपको अंडमान निकोबार में ग्रेटर निकोबार का हिस्सा कहाँ पर है वो पता होना चाहिए। इसके अंदर भारत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएगा, एक ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएगा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिसको सिविलियन यानी आम कामों के अलावा मिलिट्री के कामों के लिए भी यूज किया जा सकेगा। अब कहाँ पर है निकोबार? अब देखो अंडमान निकोबार को आप जब देखते हो तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। निकोबार के जस्ट लास्ट में यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। दिस इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड, यू कैन सी इट हियर। और यहीं पर ये मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जहाँ पर आप ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाओगे, इंटरनेशनल कंटेनर बनाओगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओगे। तो ये बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो इसके आसपास कैम्बे बेल कहाँ पर है, जोगिंदर नगर कहाँ पर है, गलथिया नेशनल पार्क कहाँ पर है और कैम्बल बे नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सारे आपको नाम याद रखने चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का जस्ट लास्ट वाला जो हिस्सा है, इस पर ही हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट है हाई एंड टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो ये हो गई ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की बात, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार में। आइलैंड जो हम देखते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान के बाद निकोबार आता है, निकोबार के लास्ट में बिल्कुल ये आपका आइलैंड है, जहां पर आप एक एयरपोर्ट बनाओगे इंटरनेशनल, आप ट्रांसशिपमेंट हब बना रहे हो। ट्रांसशिपमेंट हब की जरूरत इसलिए है, देखो भारत में जो बड़े बड़े शिप्स आते हैं ना, वो सारे कोलंबो जाते हैं श्रीलंका में, बड़े शिप्स, क्योंकि इंडिया के आसपास कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो लग पाए। फिर वहां से वो वापस इंडिया में आते हैं। अगर श्रीलंका में नहीं रुके तो वो सारे के सारे सिंगापुर जाएंगे और फिर वहां से घूम के इंडिया में छोटे कंटेनर्स में आते हैं। तो यहाँ अगर एक ट्रांसशिपमेंट हब हम बना पाते हैं, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब जो अंडमान में अगर बन पाए निकोबार में, तो उसका मतलब यह है कि हम सिंगापुर, जो हमारे कई शिप्स को जाना पड़ता है, जो हमारे बड़े बड़े शिप्स हैं जहां से हमारे बाजार के लिए सामान आता है, उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो उससे कॉस्ट भी बचेगी और इंडिया का जो एक अपने आप को एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का सपना है वो भी पूरा हो पाएगा। तो ये हो गई आज की कहानी। आई होप इन सभी जगहों को आप मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyAS ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, वहां से आपको PDF इसका मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए OnlyIAS। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।